Welcome to Candidate Spotlight, where we bring unfiltered content about your candidates. So today we have with us Nikhil Malik, contesting for Vice President, Student Gymkhana Council. Okay, so basically this interview will be in two segments. The first segments are the questions that we have collected from the campus Janta, and the next segment you can consider it as a rapid fire. Cool. So, first question. Regarding the multiple entry and exit system, the institute has already established such a entry exit system option for students with BTech degree entering for PhD. What is the new entry exit system that you're talking about? There were two systems in that entry exit system only. One was on the basis of BTech and another was for PhD separately. The document जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसमें 9 ग्रेड्स के हिसाब से स्पेसिफाइड था जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट यहाँ पे लगी है। और जो मैं पीएचडी वाली की बात कर रहा हूँ उसमें ये है कि अगर कोई बच्चा पीएचडी का अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर पा रहा है ड्यू टू सेवरल मेडिकल रीजंस, एकेडमिक रीजंस या उस पर मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसको 3 साल में एमएसआर की डिग्री देके भेज दिया जाए अगर वो इस चीज़ को परस्यू करना चाहता है तो। Next question. The contingency fund issue has already been raised to the director and board of governors as well. Still, there is no valid outcome. What would you do differently to ensure that it will get implemented in your tenure? Look, टेन्योर में ये प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से होता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। पहले भी बात उठी है पर उसमें फिर और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। मेरा आस्क ये है सिंपली, अगर 2000 एमटेक स्टूडेंट्स हैं और पर ईयरली हम उन्हें की 15,000 रुपये दे रहे हैं एनुअल कंटिजेंसी का फंड, तो उनका 3 CR आता है मैक्सिमम। और ये एमटेक वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें 3 CR इज द टोटल अमाउंट विच इज द सम ऑफ ऑल द एमटेक स्टूडेंट्स फॉर एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट। और हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एनुअली 500 CRs बजट आता है, ये सेंटर की वेबसाइट पे है। तो बात प्रायोरिटी की है। अभी पहले और चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई थी, ये बात पुट करी गई थी, बट उस चीज़ पे इतनी प्रायोरिटी नहीं गई। बोला गया कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। मेरा आस्क ये है कि एमटेक वाले बच्चे बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी फील्ड में एक्टिव रहें, उन्हें पता चले क्या क्या उनकी मेंबरशिप फीसिस होती हैं, उनको अपने जर्नल्स के लिए, पब्लिकेशन के लिए उनकी अलग एक्सपेंडिचर होती है। और ये अभी 5,000 रुपीज़ है और ये एमटेक फर्स्ट ईयर में कट के 3,300 रुपीज़ ही आता है। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी एडिक्वेट नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं ये बात फिर से पुट करूँगा और बेटर पिचिंग के साथ पुट करूँगा। So how are you going to make sure कि ये इम्प्लीमेंट जब प्रपोजल पास होगा तब इम्प्लीमेंट होगी ना। मैं प्रपोजल पुट करूँगा फिर उस प्रपोजल को पास करवाऊँगा। Okay, cool. Next question. Do you think no survey has ever been done prior to this on land? And I just want to know what research have you done regarding this land issue? मैंने लैंड इशू के रिगार्डिंग ये रिसर्च करी थी कि जब हमारे यहाँ पे लैंड केबल्स लगे थे स्टार्टिंग में, ये कैंपस भी बहुत छोटा था कंपैरेटिवली। स्टार्टिंग में कब लगे थे वैसे? स्टार्टिंग में एग्जैक्ट ईयर मेरे को नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब ये लैंड केबल्स बिछी थी। क्योंकि मैं एज अ बराक हॉस्टल में HMC में रहा हूँ तो मेरे को पता है कि हमारे वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू आती है। और कभी कोई नेटवर्क लैंड केबल ब्रेक हो जाती है, कभी कोई दूसरी हो जाती है, कभी लैंड पोर्ट्स में खराबी आ जाती है। तो ये सिस्टम जो अभी है वो बहुत पहले पुट किया गया था लैंड केबल्स का। अभी इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बच्चों को एकेडमिकली भी दिक्कत आ रही है और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी दिक्कत आ रही है। और एक्स्ट्रा करिकुलर की भी नहीं, जो कोर में है, कोर में नेटवर्क नहीं आता इतना ज़्यादा अच्छे से और वहाँ का वाईफाई भी इतना अच्छे से नहीं चलता, तो बच्चों को रिसर्च में भी दिक्कत हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पे और IIT कानपुर में कंबाइंड रिसर्च चलती है तो वहाँ का तो स्पीड बहुत अच्छी है और यहाँ की स्लो है, तो इसकी वजह से लेटेंसी गैप्स भी आते हैं। तो इस वजह से ये पूरे का फिर से सर्वे होना चाहिए और उस बेसिस पे हमें इम्प्रूवमेंट लानी है। सर्वे कैसे होगा? सर्वे ऐसे होगा कि नेटवर्क स्पीड देखी जाए हर एक जगह पे कितनी आ रही है, कि प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए कि IPM पे कितनी कंप्लेंट्स हुई हैं, कब कब वाईफाई कितना फ्रीक्वेंटली ख़राब हो रहा है। कंप्लेंट्स तो वैसे बहुत कम करी जाती है। नहीं, बराक हॉस्टल में तो बहुत ज़्यादा करी जाती है। सिर्फ एक हॉस्टल से नहीं डिसाइड कर सकते? नहीं, नाला पार के तीनों हॉस्टल से बहुत होती हैं। मेरे को पता है कि जो ब्रिज वाला हिस्सा है ना, इस पर अभी रिसेंटली तार टूट गए थे तो किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा था और ये इशू हमारे साथ बहुत बार होता है। Next question. Okay. You have mentioned collaboration with the civil department to ensure hostel structure integrity. Do you know that every hostel has an engineer hired for the same purpose? And why do you even think that it is the civil engineering department's job to fix hostels? I never said that it is their job. बात ये है,
हर एक हॉस्टल का अलग इंजीनियर नहीं होता। तीन हॉस्टल हैं बराक, उम्म कामिल, उनका एक इंजीनियर है और वो इंजीनियर आता है और तब देखता है। अभी इंजीनियर बोल देता है कि सब ठीक है, ये बात वो बोल देते हैं आके, पर आपको पता है कामिंग हॉस्टल की छत पे इतना गैप आया हुआ है दीवारों के बीच में। जब अभी ये यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ पे बच्चे, अभी रिसेंटली 2 अर्थक्वेक्स आए हैं और वो कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर किए ही नहीं जा रही हैं। इतना गैप आ रखा है वॉल्स के बीच में। आईपीएमआई तो बोल देते हैं कि ठीक है। मैंने ये कभी नहीं बोला सिविल डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने ये बोला है कि हम उनसे हेल्प लेंगे ताकि एक प्रॉपर सर्वे किया जाए बिल्डिंग का कि एज अ प्रोजेक्ट फॉर मास्टर स्टूडेंट कि हॉस्टल में कितनी ज़्यादा दिक्कतें जो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अंदर से बहुत सारी डिफॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो इस वजह से और उनके ग्रेडिंग सिस्टम की जाए कि अगर हॉस्टल के 8 से नीचे है 10 में से, और क्योंकि फिर बच्चों की लाइफ के ऊपर बात आ रही है कि अगर अर्थक्वेक आता है, हमारे यहाँ पे ड्रिल्स भी कंडक्ट नहीं करवाई जा रही हैं कि अगर कुछ होता है बाय चांस भी तो ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाए कि बच्चों को पता रहे किधर भागना है। Let's just like resume to the question. हम्म, तो ये बात थी। तो इसकी वजह से आईपीएम वाले आते हैं, बोल देते हैं कि ठीक है, तो मैंने ये बोला है कि सिविल डिपार्टमेंट से मैं हेल्प लूँगा ताकि वो जज करें कि 10 में से कितने पॉइंट्स देते हैं। अगर 10 में से हालत ज़्यादा ख़राब है तो हम उन बच्चों को और जगह अकोमोडेट करवाएं। मैंने ये पुट किया और अभी रिसेंटली नए हॉस्टल्स भी बन रहे हैं तो उनमें भी अकोमोडेट करवाया जाए। थोड़ी सी दिक्कतें होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि पूरा हॉस्टल खाली कर दिया जाए, बट हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और स्टूडेंट्स में डबल ऑक्यूपेंसी देके, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ सच में खतरे में है। So like you believe कि MTech वाले ज़्यादा अच्छे से रेट कर पाएंगे as compared to the engineer who is already into the job for years? मैंने अच्छे से रेट करने की नहीं है बात, उनका अगर प्रोजेक्ट होगा तो वो उसको अच्छे से जज कर पाएंगे और एक इंजीनियर इतने अच्छे से जज नहीं कर पाएगा। जज तो कर लेगा वो अच्छे से, बट दिक्कत ये है कि वो इस चीज़ में फर्दर काम करना चाहते हैं नहीं। अभी अगर आईपीएम वाले बोल देते हैं कि ये ठीक है तो उससे आगे हम नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, पर अगर हम प्रॉपर रिपोर्ट बनवाएंगे सिविल डिपार्टमेंट से, फिर हमारे पास विद एविडेंस प्रूफ होगा कि देखिए इसमें इतनी खराबी है और हमें इसके ऊपर काम करवाना है। Cool. So next question. Currently, the CCD operates as an independent body with closed policies. Last year, only APC was given the opportunity to apply for PC, and the placement data this year has also not been very promising. हम्म। What initiatives do you plan to take to address these concerns? What are your views on this, and do you intend to reform any policies? If so, how? I have given 2 agendas on this topic only, the placement issue, क्योंकि इस बार प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर 78% placement was there, but in previous year it fall to 71%. But this year 1606 students registered for the placement, but nearly only 880 have been placed. लगभग 50% प्लेसमेंट है और इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली काम करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली सीसीडी में रिफॉर्म भी दिखा है कि नए हेड अपॉइंट भी हुए हैं और पॉलिसी भी चेंज हुई है, लीड स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं। एज अ वीपी मैंने 2 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं अपने एजेंडा में, एक है अपॉर्चुनेट और एक है इंडस्ट्री फेयर। अब मैं दोनों का एक्सप्लेन करूँ बारी बारी। Sure. इंडस्ट्री फेयर में ये होगा कि बाहर से इंडस्ट्री के लिए जो कोर कंपनीज हैं वो आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सर्किटल ब्रांचेस को तो पता है बीटेक में कि हमारा कोर में है जॉब, पर जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस हैं उनको ज़्यादा पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता क्या होता है। इस बार 30 कंपनी आज कोर की ऐसी आई कि जो खाली हाथ चली गई, उन्हें लगता है कि यहाँ पे इनफ अच्छे बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोर का कल्चर नहीं है। मैं इंडस्ट्री फेयर में मैं ये चीज़ कंडक्ट करवाना चाहता हूँ कि जो कोर रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आएँ, अपना एग्जीबिशन प्रोवाइड करें, और हमारे प्रोफेसर्स भी हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो उनके कनेक्शंस भी होते हैं डिफरेंट कोर की कंपनीज में, तो उनके यहाँ पे एग्जीबिशन करवाया जाए। यहाँ पे लैब्स भी हैं, वहाँ यहाँ के लैब्स में इन हैंड एक्सपीरियंस दिया जाए फर्स्ट ईयर से बच्चों को, ताकि उनका इस फील्ड में इंटरेस्ट बने। उनको पता ही नहीं है तो वो सीधा एसडी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जब उन्हें फर्स्ट ईयर से ही पता चलेगा तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और अभी रिसेंटली टाटा स्टील एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड अ थर्ड फॉरेन कंपनी आर एस्टेब्लिशिंग अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन असम ओनली, और उसमें टोटल 27,000 जॉब्स निकलेंगी इंजीनियर्स की, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर,
ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स की निकलेंगी और अभी यहाँ पे हम इंडस्ट्री हब बनता जा रहा है धीरे धीरे, उस प्लांट के बाद वो बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम अभी से इनिशिएटिव लेंगे तो हम वहाँ पे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। Okay, so you're talking about hands-on. Such initiatives are taken in NIT Silchar also and different Northeast colleges, but we are lacking behind in it. Okay, so you're talking about hands-on experience regarding this core thing from the first year only. This looks really good on paper, but how are you going to execute it? I want to know that. There will be a 2-day program, and professors will also be indulged in it. Like 2-day program for a semester, per week or per month? Per year. Okay. जहाँ पे सेवरल कोर कंपनीज आएंगी वो अपना एग्जीबिशन प्रोवाइड करेंगी स्टॉल्स की हेल्प से, और हमारे पास लैब्स हैं, तो लैब्स में वहाँ पे बताया जाएगा कि इन इन कोर की कंपनीज में हम ये काम करते हैं, और वहाँ पे पर्सनल कनेक्ट भी बनेगा बच्चों का, तो उस चीज़ में इस चीज़ को ऐसे एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। Cool. So, okay, what's your role as VP and CCD? I am an inviting member there in CCD, but I can only put a proposals and say I have no official say in that CCD. Okay. What is the current problem in CCD and what structured guidance is missing? CCD. I don't know about that. Cool. Okay, so Currently, the lead student coordinator thing was told in emails, but it is not specified how many lead student coordinators will be there. There are just 4 faculty heads. One is John Jones sir, head of CCD, and another is Abraham Cyril sir, and Omkar Deshmukh sir, and one another professor. okay, cool. So that is the end of the first segment. Moving on to the next segment, you'll have just a few seconds to answer the question, and it just tests the general knowledge. So, can you tell me the full form of SAC? Student Affairs Council. Could you elaborate what SAC is to the campus Janta? SAC is a meeting which is held once in a year. There are 2 types of SAC. There is a single type of SAC in which multiple professors are there, and VP is an invitee member in it. पिछले 2 साल से ये हो नहीं रही है। यहाँ पे कॉलेज के प्रपोजल्स पुट किए जाते हैं जो डायरेक्ट दो सा डीन नहीं पास कर सकते अकेले। Okay. Which SAC meeting took place the most recently and when? Tell me the number of SAC meeting as well. Last SAC meeting was held in 2022 to 2023 tenure, and it is available on the website of IIT Guwahati. उसके बाद क्या डाटा अवेलेबल नहीं है। Can you remember the number? What number? Number which SAC meeting number? No. Cool. What is the designation of the vice president in SAC? Is an inviting member. In SAC. Cool. What is BOG short for? Board of Governors. And what's its functioning? There are it is supreme like Supreme Court है कि लास्ट में जो मुद्दा डायरेक्टर से भी नहीं होता, डायरेक्टर सर से भी, तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लेके जाते हैं। जैसे अभी लैंड का इशू है यहाँ पे, उसका बिल लगभग 80 CR का बन रहा है, तो उनके पास पर्सनली इतना जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो पर्सनली उस चीज़ को पास कर सकें, तो वो उस चीज़ को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लेके जाएंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन है प्रोफेसर राजीव मोदी, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में सेवरल मिनिस्ट्री, असम मिनिस्ट्री से भी आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी आते हैं न्यू दिल्ली से, और त्रिपुरा के मिनिस्टर भी आते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, और सेवरल अदर प्रोफेसर्स भी होते हैं। Okay. Can you name any 2 members of IIT Guwahati who are part of this board of governors? One is our director only, Devendra Jalihal sir, and another is PK Iyer sir, but I do not know on what position he is there. Name all the disciplinary committees. There are 5 disciplinary committees: hostel disciplinary committee, inter-hostel disciplinary committee, academic disciplinary committee, institute academic disciplinary committee, department disciplinary committee, and student disciplinary committee. Cool. In which year was the general championship approved in SAC? I don't know. How many clubs are there in the technical board, cultural board, sports board, and welfare board? There are a total of 9 clubs in welfare board. There are a total of 11 clubs in sports board,
and maybe 19 positions in technical board, but I do not know exact number of another. Cool. What is SPICMAKI short for? It is a committee simply. उसका काम है कि हमारा No, कल्चर I'm प्रमोट no, I'm करें. not asking for the functioning. I'm asking for what's the full form of SPICMAKI. I don't know. Cool. That is it. Thank you.